आज हम बात करेंगे उपनिवेशवाद और देहात के बारे में, जो रिलेटेड है कक्षा 12वीं से और पुस्तक नंबर 3 यानी कि भाग 3 से है। तो पेपरों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, अदर एग्जाम्स में भी इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उपनिवेशवाद और देहात। तो उपनिवेशवाद और देहात में हम देखते हैं सबसे पहला जो हमारा टर्म है, जो शब्द आ रहा है वो है उपनिवेशवाद। तो अधिकांश बच्चे इस पार्ट को पढ़ते हैं लेकिन इस टर्म को पहले समझते नहीं है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि सबसे पहले मैं आपको इस शब्द के विषय में थोड़ा सा ब्रीफली आपको समझाऊं। तो चलिए देखते हैं क्या उपनिवेशवाद। तो उपनिवेशवाद का अगर हम संधि विच्छेद करें तो दो तीन शब्दों से बना, उप प्लस निवेश प्लस वाद। ठीक है, ये तीन शब्दों से मिलके बना है। उप मतलब बाहर, उप मतलब बाहर, ठीक है, और निवेश मतलब आप सब जानते हैं इन्वेस्टमेंट करना, धन लगाना, और बाद मतलब कोई भी बड़ी विचारधारा। ठीक है, तो उपनिवेशवाद अपने आप में एक बहुत बड़ी विचारधारा है जो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है और भारत आने के बाद अपना व्यापारिक जाल फैलाती है। किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पूरी तरीके से व्यापार को मोनोपोलाइज कर लेती है, अपने हाथों में एकाधिकार में ले लेती है और भारतीय व्यापारियों को कहीं ना कहीं किनारे पे, हसिया पे धकेल देती है। तो ये तो है उपनिवेशवाद। लेकिन उपनिवेशवाद अपने आप में एक दिन या 2 दिन की प्रक्रिया नहीं है, बहुत ही लॉन्ग प्रक्रिया रहा है। तो थोड़ा सा इससे आगे हम चलते हैं और ब्रीफली देखते हैं कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी कानून स्वीकारक से कानून निर्माता बन गया, किस तरीके से धीरे धीरे उनका उपनिवेशवाद बढ़ने लगा, उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद का रूप लेने लगा। तो इसी पे थोड़ा सा ब्रीफ हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहले तो वो व्यापारी के तौर पे आए, व्यापार करना शुरू किया, मोनोपोलाइज किया पूरे के पूरे व्यापार को। और जब उनको थोड़ा सा और मौका मिला, जब मुगल कमजोर हो गए, ठीक है, तो नवाब सिराजुद्दौला से प्लासी का युद्ध उन्होंने करा 1757 में। वैसे तो ईस्ट इंडिया कंपनी पहली जो अपनी कंपनी है 16वीं शताब्दी में सूरत में स्थापित किया, लेकिन धीरे धीरे उनका हब जो है, केंद्र जो है वो कलकत्ता यानी कि बंगाल में बनना शुरू हो गया। अब चूंकि उस समय तक वो कानून स्वीकारक थे, उन्हें व्यापार करने के लिए ट्रेड लाइसेंस यानी कि दीवानी हासिल करना होता था। इसी वजह से कहीं ना कहीं नवाब सिराजुद्दौला से और ईस्ट इंडिया कंपनी से आपस में मन मुटाव हो गया। और इसी मन मुटाव के एक सिलसिले में जो स्थिति है वो 1757 में हम देखते हैं कहीं ना कहीं वो युद्ध का रूप ले लेता है। तो प्लासी का युद्ध 1757 में होता है। एक तरफ नवाब सिराजुद्दौला की शाही सेना और दूसरी तरफ लॉर्ड क्लाइव। 1757 की इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो जाती है और नवाब की हार हो जाती है। ठीक है, और इस तरीके से हम देखते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी अपना ध्वज लहरा पाने में सफल हो जाता है। इतना ही नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी जब इस युद्ध को जीत जाती है तो वो एक कठपुतली नवाब का इंतजाम करती है। और वो कठपुतली नवाब कौन था? मीर जाफर। मीर जाफर वही कठपुतली नवाब है जो कभी सिराजुद्दौला का सेनापति था और कहीं ना कहीं षड्यंत्र के जरिए सिराजुद्दौला को हराने में मदद करता है। तो ये तो हो गया यहां तक की बात। अब आगे चलते हैं, जब पूरी तरीके से बंगाल अंग्रेजों की झोली में आ जाता है, उसके बाद हम देखते हैं मीर जाफर के बाद एक अयोग्य सेनापति था और अयोग्य नवाब भी साबित हुआ। तो इसको रिप्लेस करते हैं मीर कासिम से। अंग्रेज लोग क्या करते हैं, मीर कासिम को गद्दी पर बिठाते। लेकिन चूंकि मीर कासिम जो है एक दूरदर्शी नवाब था, उसने देखा कि भाई अंग्रेजों की बात मैं क्यों मानूं, तो इसीलिए उसने अपनी राजधानी शिफ्ट किया बिहार के भागलपुर में और कहीं ना कहीं अपनी सेना और सैन्य स्थिति और मजबूत करना शुरू किया। लेकिन इसकी भनक आप देखेंगे, इसकी भनक अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई। अब अंग्रेज जो है बंगाल से अपनी सेना लेकर के रवाना हो गए मीर कासिम को हराने के लिए। ऐसे में मीर कासिम आनन फानन में शाह आलम द्वितीय, दिल्ली के मुगल सम्राट, और नवाब वाजिद अली शाह अवध के नवाब से मदद मांगते हैं। मदद मांगने के बाद तीनों सेना एक तरफ और अंग्रेजी सेना एक तरफ, और सन 1764 में बक्सर का युद्ध होता है जिसमें मीर कासिम हार जाते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी यह युद्ध जीत जाती है। मीर कासिम के हार से ना सिर्फ ऑफिशियली आप देखेंगे इलाहाबाद की संधि सन 1765 में होता है और यहाँ पे शाह आलम द्वितीय को क्या करना पड़ता है, ऑफिशियली तरीके से शाह आलम द्वितीय को ऑफिशियली तरीके से बंगाल को ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले करना होता है। अब यहां पर आप देखेंगे बंगाल का जो शासन है, प्रशासन, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के झोली में आ गया ऑफिशियल तरीके से लिखित तौर पर।
अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां ईस्ट इंडिया कंपनी कानून स्वीकारक थी, सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने आई थी, दीवानी हासिल करने के लिए, लेकिन अब वो कानून स्वीकारक से कानून निर्माता होगी। तो इस चैप्टर में हम इसी बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी अब बंगाल में प्रशासन चलाएगी, किस तरीके से वो राजस्व प्रणाली लेकर के आएगी, किस तरीके से वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगी। तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है इसी चीज से डील कर रहा है। कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू में एक व्यापारिक कंपनी थी, लेकिन अब वो प्रशासनिक तौर पर काम करने लग गई है, राजस्व संबंधी नियम बनाने लग गए और भी विभिन्न प्रकार के नियम बनाने लग गए। तो ये जो पूरा चैप्टर है उपनिवेशवाद और देहात, इसी चीज से डील कर रहा है। तो अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, ठीक है। हम बात करेंगे उपनिवेशवाद और देहात के पहले टॉपिक के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या है पहला टॉपिक। पहला टॉपिक है बंगाल और वहां के जमींदार। अब चैप्टर जमींदारों के बारे में है और चूंकि अंग्रेजों का शासन बंगाल से शुरू हुआ है तो वहीं से शुरू करेंगे। तो देखते हैं, औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया गया था। जी हाँ, ये बात हम चर्चा में ला चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 और 1764 के युद्ध के बाद सीधा बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीनों क्षेत्र अंग्रेजों की झोली में आ गए थे। और 1765 के सहायक संधि, इलाहाबाद के सहायक संधि द्वारा कहीं ना कहीं दिल्ली और अवध भी उनके झोली में लगभग आ चुके थे। ऑफिशियली नहीं आया था, लेकिन कहीं ना कहीं सहायक संधि द्वारा उनपे भी बहुत सारे नियम और कानून लागू कर दिए गए थे। दूसरी बात, ग्रामीण समाज को अंग्रेजों ने पुनर्व्यवस्थित करना शुरू किया। जब शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को या ईस्ट इंडिया कंपनी को ऑफिशियली बंगाल हवाले कर दिया, तो उन्होंने बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नियम कानून बनाना, पुनर्व्यवस्थित करना शुरू कर दिया था। आगे चलते हैं। भूमि संबंधी अंग्रेजों ने नए नए अधिकार और व्यवस्थाएं बनानी शुरू की, जैसे स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त कह लीजिए, रैयतवाड़ी बंदोबस्त कह लीजिए, और भी अलग अलग प्रकार के व्यवस्थाएं थी। राजस्व प्रणाली स्थापित करने की कोशिश, अभी मैंने बताया आपको कि इस्तमरारी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ठेकेदारी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त, इस प्रकार से कई सारे व्यवस्थाएं और बंदोबस्त जो है राजस्व संबंधी यानी कि टैक्स इकट्ठा करने संबंधी अंग्रेजों ने नियम कानून बनाए। पहला जो इसमें सब टॉपिक है वो हमारा बर्धमान में की गई नीलामी की घटना। तो बर्धमान है क्या? बर्धमान बंगाल में ही है। आज इसे क्या कहते हैं? आज इसे बर्धमान कहते हैं। तो बर्धमान के राजा द्वारा धारित अनेक महाल, बहुत सारे उनके पास महाल थे। महाल मतलब गांव कह लीजिए या संपत्ति कह लीजिए। तो बर्धमान के राजा के पास बहुत सारी संपत्ति थी, बहुत सारा महाल था। अंग्रेज उसे बेचे जा रहे थे। क्यों बेच रहे थे, क्यों नीलाम कर रहे थे? चलिए कारण का पता लगाते हैं। 1793 में हम सबको पता है इस्तमरारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया गया था। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। नियम क्या था? जो जमींदार कर इकट्ठा करेगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी को 10/11वां भाग कंपनी को देगा और खुद के लिए 1/11वां भाग रखेगा। ठीक है। अब जमींदार क्या थे कि मीडिएटर हो गए, किसानों के बीच में, रैयत के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जमींदार आ गए। जमींदार या राजा, उनका काम था गरीबों से, कृषकों से, रैयतों से टैक्स लो और अंग्रेजों को जमा कराओ। ठीक है। जैसा कि हमने मुगलों के समय में देखा था, कहीं ना कहीं टैक्स कलेक्ट करने के लिए उन्होंने दीवान या अन्य प्रकार के लोगों को लगा रखा था। जो जमींदार अपनी निश्चित राशि नहीं दे पाते थे, जिनके ऊपर जो निश्चित टैक्स बनता था, जो जमींदार टैक्स नहीं दे पाते थे, उनकी संपदाएं नीलाम कर दी जाती थी। उनकी संपत्ति को बेच करके ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपनी भरपाई करती थी। बर्धमान के राजा का नाम तेजचंद था और तेजचंद जी पर राजस्व की बड़ी रकम बकाया हो गई थी। कई दिनों से, कई वर्षों से उन्होंने भरा ही नहीं था। दरअसल यहाँ पे मैं बताऊंगा कि उस समय सूर्य अस्त का नियम काम करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी पहले एडवांस में लगान यानी कि टैक्स का राशि, राजस्व राशि फिक्स कर देता था और एक दिन वर्ष के अंत में सूर्यास्त से पहले पहले टैक्स चुकाना होता था बाय द सनसेट। इसे सनसेट लॉ भी कहते हैं। और अगर नहीं चुकाते हो तो आपकी संपत्ति नीलाम की जाएगी और पैसा वसूला जाएगा। नीलामी में ऊंची बोली लगाने वाले खरीदार को संपत्ति बेच दी जाती थी। नीलामी ऐसे ही होता है आज भी। नीलामी में मगर एक सबसे बड़ा पेज था और ये पेज लगाने वाले तेजचंद जी थे और ये तेजचंद सच में बहुत ज्यादा तेज थे। ठीक है। कैसे? अधिकतर खरीदार राजा या जमींदार के नौकर या एजेंट थे। तेजचंद तेज चल गया भाई, राजा जमींदार के नौकर या एजेंट थे और ये लोग झूठी बोली लगा करके, ऊंची बोली लगा करके खरीद लेते थे। नीलामी में ऊंची बोली लगा के खरीद लेते थे संपत्ति को
और बाद में फिर मुकर जाते थे कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो पूरा का पूरा नीलामी प्रक्रिया विफल हो जाता था। फिर से एक नई नीलामी की डेट लानी पड़ती थी और फिर वही होता था। फिर जमींदार या राजा अपने नौकर को, एजेंट को भेज के फर्जी बिक्री करवाता था, ऊंची बोली लगवा करके कलेक्टर को बेवकूफ बनाता था। फिर कहीं ना कहीं कलेक्टर को तब जाके ये पेज समझ में आया कि अच्छा, ये राजा के या कहीं ना कहीं जमींदार के अपने व्यक्ति हैं जो झूठी बोली लगाते हैं और खरीद लेते हैं और वापस फिर पैसा देने से इनकार कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये राजा और नवाब जो थे एक प्रक्रिया बना लिए थे कि कैसे अपनी किसी न किसी तरीके से अपनी संपत्ति को बचाना है। ठीक है, तो ये जो है बर्दवान की घटना है जिसे हम देखते हैं और अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। तो हमारा टॉपिक है राजस्व अदा ना करने की समस्या। क्यों राजस्व अदा नहीं कर पाते थे और अपने आप में क्यों एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कंपनी के समक्ष जो सबसे बड़ी समस्या थी वो जमींदारों की स्थिति को लेकर के थी। जमींदार थे तो बहुत सारे, लेकिन उनमें से अधिकांश जमींदार अपने जमींदारी वाले क्षेत्रों से राजस्व नहीं दे पाते थे, जिस वजह से तकरीबन 75% जमींदारियां नीलाम होती थी। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या थी क्योंकि सारे जमींदार एक साथ विफल हो रहे थे। ऐसे में अंग्रेजों के लिए या कंपनी के लिए कौन मध्यस्थ का काम करेगा, तो ये एक सबसे बड़ी समस्या थी। दूसरी तरफ जो आर्थिक स्थिति थी ग्रामीण क्षेत्रों की बहुत ज्यादा दयनीय थी। अपने आप में अर्थव्यवस्था बहुत संकट के समय से गुजर रहा था, लगातार अकाल पड़ रहे थे, पैदावार की कमी हो रही थी। ठीक है, कंपनी की क्या सोच थी इन सबको लेकर के, तो कंपनी का मकसद केवल और केवल राजस्व में वृद्धि करना था। कंपनी ये चाहती थी किसी तरीके से हमारा हिस्सा फिक्स हो जाए और हमारा जो राजस्व है वो तय हो जाए। तो केवल कृषि निवेश द्वारा ही ऐसा हो सकता था। ईस्ट इंडिया कंपनी का मानना था कि जब तक कोई व्यक्ति कृषि में इन्वेस्टमेंट नहीं करता, निवेश नहीं करता, तो कृषि अपने आप में इंप्रूव नहीं होगा। और ऐसा तब होगा जब संपत्ति का अधिकार प्राप्त कर लिया जाएगा, यानी कि जो जमीन है, जो संपत्ति है, उसका अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाएगा, तभी ऐसा हो सकता है। इन सभी समस्याओं को लेकर कंपनी के पास क्या हाल था, तो कंपनी के पास क्या हाल था, कंपनी ने यह सोचा कि राजस्व की दरों को, जो टैक्स है उसका जो रेट है, उसे हम स्थायी रूप से फिक्स कर देते हैं। स्थायी रूप से जब हम फिक्स कर देंगे तो होगा क्या, हमें तो वर्ष के अंत में उतना मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ जो निवेश करता है उन्हें भी निवेश करने के पश्चात उन्हें भी ये बात तय रहेगा कि हमें भी एंड ऑफ द डे हमें अपने नियमित लाभ मिल जाएगा। तो कंपनी एक तरफ अपना नियमित प्राप्ति करना चाहती थी, साथ ही साथ जो उद्यम करता थे, जो इन्वेस्टर्स थे, जो पूंजी निवेश करना चाहते थे या करेंगे, उनका भी कहीं ना कहीं अपना एक निश्चित लाभ की उम्मीद हो जाए, उन्हें भी निश्चित लाभ की उम्मीद हो जाए और यही निश्चित लाभ की उम्मीद से वो इसमें इन्वेस्ट करें। एक भूस्वामियों का नया वर्ग पैदा हो गया यहां से, और ये जो नए भूस्वामी वर्ग थे, अंग्रेज चाहते भी थे कि ये भूस्वामी वर्ग पैदा हो और कहीं ना कहीं कृषि में निवेश करे, धन लगाए, उद्यम लगाए, लेबर लगाए और कृषि को उत्कृष्ट करे और हमें अपना टैक्स मिलता रहे। तो इस तरीके से भूस्वामियों का एक नया वर्ग पैदा हो जाए और कृषि सुधार हो, क्योंकि जब तक कृषि सुधार होगी नहीं तब तक कृषि से टैक्स मिलेगा नहीं, है ना। तो कृषि सुधार हो और पूंजी के लिए निवेश कर सके, और ये केवल और केवल तभी हो सकता है जब एक उद्यम करता या कहीं ना कहीं इन्वेस्टर आए और वो ऐसा करे। और ये वर्ग कहीं ना कहीं अंग्रेज इनको बनाना भी चाहते थे, मध्यम वर्ग, इनको जो भूस्वामी थे, जो कहीं ना कहीं निवेश करता थे, इनको वो बनाना भी चाहते थे और वो ये चाहते थे कि वो अंग्रेजों के वफादार भी रहे, है ना। तो बंगाल के राजाओं और ज्यादातर तालुकदारों को ये काम दिया गया। बंगाल में जो भी राजा और तालुकदार थे उनको इस चीज के लिए नियुक्त कर दिया गया, चुन लिया गया कि भैया आप जो है कहीं ना कहीं आप इसकी जिम्मेदारी ले लो, और इस्तिमरारी बंदोबस्त को इन्हीं चीजों के तहत लागू कर दिया गया। ठीक है, इस्तिमरारी बंदोबस्त को हम स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं, परमानेंट सेटलमेंट। और इन जमींदारों और तालुकदारों को क्या करना होता था, एक निश्चित निर्धारित राजस्व अदा करना होता था। ठीक है, तो उपरोक्त बातों से ये बात तय हो जाता है कि जमींदार गांव के भूस्वामी नहीं थे बल्कि राजस्व समाहर्ता थे, टैक्स कलेक्टर्स थे, टैक्स कलेक्ट करके अंग्रेजों को जमा करने वाले थे। मतलब ही वाज द मीडिएटर, वो एक मध्यस्थ था किसानों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। प्रत्येक जमींदारों के बीच के पास तकरीबन 300 से 400 गांव होते थे। ठीक है, ये 300-400 गांव जो है उनके पास होते थे और इनसे ही उनको टैक्स लेना होता था। इन गांवों को मिला करके ही जमींदार का एक राजस्व
का रूप लेता था कि आपके पास इतने गांव है तो आपका इतना टैक्स बनेगा और एंड ऑफ द डे आपको इतना जमा करना है। कंपनी की क्या उम्मीदें थी? तो कंपनी ये उम्मीद करती थी कि जमींदार कंपनी को नियमित रूप से राजस्व राशि अदा करे, है ना, टाइम से राजस्व राशि अदा करे, राजस्व में देरी ना हो, और कहीं ना कहीं यदि ऐसा नहीं करेगा या ऐसा नहीं होगा तो उसकी संपदा, उसकी जो संपत्ति है वो नीलाम कर दी जाएगी। तो आपने देखा किस तरीके से राजस्व ना अदा करने की एक बहुत बड़ी समस्या थी और उसका ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस प्रकार से समाधान निकाला है। तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। उपनिवेशवाद और देहात से अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि जमींदार अक्सर राजस्व क्यों नहीं दे पाते थे, क्यों चूक जाते थे। तो आइए चलिए पता करते हैं। तो आप देखेंगे इस्तमरारी बंदोबस्त लागू होने के बाद से तकरीबन 75% से अधिक जमींदारियां नीलाम हुई थी। तो ये तो हम पता लगाएंगे क्यों हुई थी, लेकिन आप ये चीज जान लीजिए कि यहाँ पे आप देखेंगे जो इस्तमरारी बंदोबस्त के कारण जो कोताही करते थे टैक्स देने में, राजस्व राशि देने में, इसके वजह से लगातार जमींदारों के ऊपर कर्ज की राशि, लगान की राशि बढ़ने लग गई थी। अब इस वजह से ही कहीं ना कहीं जमींदार जो है उनकी जमींदारियां नीलाम कर दी गई। कारण क्या था चूक करने की? तो देखिए, पहला कारण है प्रारंभिक मांग का ऊंचा होना। कंपनी ने यह सोचा था कि अभी कृषि खराब है, लेकिन जरूरी थोड़े ना कि आगे के वर्षों में भी कृषि ऐसे रहेंगे। जब जमींदार कहीं ना कहीं मेहनत करना शुरू करेगा, कहीं ना कहीं इसमें निवेश करना शुरू करेगा, इन्वेस्ट करना शुरू करेगा, तो कृषि की स्तर अच्छी होगी। जब कृषि का स्तर अच्छा होगा तो हम आगे चल करके कृषि की कीमतों में या राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकते। इस वजह से कंपनी ने सोचा कि एक ही बार में अधिक से अधिक कृषि के ऊपर राजस्व लगा दो। तो इस वजह से कृषि में राजस्व की मांग जो थी शुरू से ही अत्यधिक थी। इस वजह से किसान नहीं दे पाते थे। एक तो ये कारण हुआ, जब किसान नहीं दे पाते थे तो जमींदार तक नहीं पहुंचता था, जो जमींदार फलता आगे वो भी राजस्व नहीं दे पाते थे। तो यही कारण है कि जमींदार राजस्व नहीं चुका पाते थे। दूसरा कारण देखिए, कृषि उपज की कीमत से नीचा होना, यानी कि उस समय के जो कृषि के हालात थे उस उपज के हिसाब से ऑलरेडी बहुत नीचा था और टैक्स बहुत ऊंचा था। तो ये एक सिंपल सा कारण है कि जमींदार टैक्स नहीं चुका पाते थे। तीसरा है क्रूर व्यवस्था, जिसे हम सूर्य अस्त विधि कहते हैं, सनसेट लॉ। अंग्रेजों ने एक नियम बनाया था कि सूर्य अस्त होने तक वर्ष के किसी दिन, जिस दिन से आपका कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ है, जिस दिन से आपका इस्तमरारी बंदोबस्त शुरू हुआ है, तो उस दिन से लेकर के एक वर्ष के अंत के दिन में, जिस दिन सूर्य अस्त होगा उस दिन तक अगर आपने टैक्स नहीं जमा किया तो आपकी नीलामी जो है पक्की है, आपके संपत्तियों की नीलामी जो है पक्की है। तो कहीं ना कहीं ये जो व्यवस्था था बहुत ज्यादा क्रूर व्यवस्था था। क्रूर व्यवस्था इसलिए भी कहूंगा मैं से, अगर कभी सूखा पड़ गया या बाढ़ के हालात हो गए या फसल कम उगा या इस वजह से भी कई ऐसे कारण थे, तो इस मामले में भी कंपनी कोई ढील नहीं देती थी। तो ये अपने आप में क्रूर व्यवस्था था। अगला देखेंगे, जमींदारियों की शक्ति का कमजोर होना। तो इसमें हमने 4 पॉइंट्स लिए। कैसे? जमींदारों की सैन्य टुकड़ी समाप्त कर दी गई, अंग्रेजों ने जानबूझकर समाप्त कर दिया गया। उनके जो लाठियाल थे, जो उनके घुड़सवार थे, जो उनके बंदूकबाज थे, जो गांव-गांव में जाके डरा करके धमका करके टैक्स लाते थे, अंग्रेजों ने उन सैन्य टुकड़ियों को समाप्त कर दिया। तो कहावत है, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब जमींदार रह तो गए लेकिन नाम मात्र के जमींदार। तो जमींदारों की बात कौन मानता है जब उनके पास सैन्य टुकड़ी नहीं है? वो बातों को मनवाएंगे कैसे? इसमें जो मैंने अगला लिया वो सीमा शुल्क की समाप्ति। एक जमींदार या राजा के क्षेत्र से दूसरे राजा के क्षेत्र में प्रवेश करने पर चुंगी कर यानी कि टोल टैक्स देना पड़ता था, वो उसकी अंग्रेजों ने समाप्ति कर दी और वो सीमा शुल्क की समाप्ति करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पास ले लिया। ठीक है, इसी में हम देखेंगे तीसरा जो है, जो जमींदारों के पास अधिकार थे कचहरी लगाने का, न्याय करने का, वो कचहरियों का मामला जो है ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पास ट्रांसफर कर लिया और कचहरियों को हटा करके कलेक्ट्रेट के हाथों में दे दिया। इस वजह से भी जमींदारों की शक्तियों में बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलती है। इसमें मैंने लास्ट में इंक्लूड किया, जमींदारों का जो स्वरूप था ना वो समाहर्ता का था। समाहर्ता का मतलब क्या होता है? टैक्स कलेक्टर, यानी कि एक मीडिएटर, मध्यस्थ। ईस्ट इंडिया कंपनी और किसानों के बीच में जमींदार केवल मध्यस्थ रह गए थे और कुछ नहीं था, उनके पास कोई शक्ति नहीं थी। अगला पॉइंट है, कभी कभी रैयत भी ना जानबूझकर देरी करते थे टैक्स देने में, है ना। जमींदारों से परेशान होकर के रैयत भी कभी कभी जानबूझकर देरी करते थे। अकेला इस बात के लिए जमींदार ही जिम्मेदार नहीं था कि भाई वो टैक्स चुकाने में विफल हो रहे। जब पीछे से उन्हें, रैयत से उन्हें टैक्स मिलेगा जब भी तो वो आगे टैक्स देंगे।
तो कभी कभी रैयत भी जानबूझकर देरी करते थे। इसका कारण क्या था? तो जमींदारों को परेशान देखकर जो रैयत थे, या जो सिकमी रैयत थे, या जो अमीर लोग थे, या अन्य प्रकार के जो मंडल थे, या अन्य प्रकार के जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो धनी लोग थे, धनवान लोग थे, वो जानबूझ करके जमींदारों को परेशान करना चाहते थे, और इसी वजह से वो कहीं ना कहीं राजस्व देने में देरी करते थे और चाहते थे कि इस जमींदार की संपत्ति नीलाम हो जाए। वो कहावत सुना होगा ना आपने कि लोग बाग अपने दुख से जितने दुखी नहीं है, दूसरों के सुख को देख करके उससे भी ज्यादा दुखी है। तो ये वही वाला सिस्टम है। यहाँ पे लोग बाग जमींदारों के सुख को देख करके दुखी थे। ठीक है, कि ये इतना सुखी क्यों है। नेक्स्ट है हमारा जमींदार केवल, उस समय जमींदार केवल उन पर यानी कि रैयतों पर जो टैक्स नहीं देते थे, केवल उन पर मुकदमा चला सकता था, केवल उन पर मुकदमा चला सकता था। लेकिन 1798 में ऑलरेडी आप देखेंगे तो 30 से 40 हजार केसेस ऑलरेडी पेंडिंग थे, है ना। तो ऐसे मामले में अगर कोई रैयत टैक्स नहीं देता है जमींदार को, तो जमींदार ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर क्या कर सकता है, अधिक से अधिक क्या कर सकता है, उसके ऊपर मुकदमा लगा सकता है। और ऐसे 30,000 से अधिक केसेस ऑलरेडी पेंडिंग थे। तो आप समझ सकते हैं कि ऑलरेडी इतने सारे केसेस पेंडिंग थे, तो जमींदार अगर उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई भी करता है तब भी बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी उसे राजस्व इकट्ठा करने में। फलतः जमींदार जो थे वो अपना राजस्व चुका पाने में विफल हो जाते थे। तो बात करेंगे अब हम अगले टॉपिक की। उपनिवेशवाद और जमींदार से अगला टॉपिक है हमारा जोतदारों का उदय। तो चलिए आइए देखते हैं जोतदारों के उदय। जोतदारों का उदय के कारण जमींदारों का पतन हुआ है। कहीं ना कहीं जमींदारों का बेड़ा गर्क करने में सबसे बड़ा हाथ जोतदारों का ही रहा है। आइए देखते हैं कैसे। तो 18वीं शताब्दी जो है वो जमींदारों के संकट का दौर था। जमींदार इसमें संकट की स्थिति से गुजर रहे थे, लेकिन इसी समय जो जोतदार थे उनकी स्थिति सुदृढ़ हो रही थी, मजबूत हो रही थी। कैसे? फ्रांसिस बुकानन के अनुसार, ठीक है, जब वो बंगाल गए सर्वे करने के लिए, सर्वेक्षण करने के लिए, तो उन्होंने जोतदारों की स्थिति को देखा और बताया कि वहां के जो जोतदार है उनके पास जमीन के बड़े बड़े रकबे, बड़े बड़े कई हजारों हजार एकड़ के रकबे जिसे उन्होंने खरीद रखा है ना। स्थानीय व्यापार तथा साहूकार पर भी उनका नियंत्रण है। जो लोकल साहूकार या व्यापारी है, कहीं ना कहीं जोतदारों का दबदबा उनके ऊपर भी है। गरीब काश्तकार हो या मजदूर हो या श्रमिक हो, उनके ऊपर भी जोतदारों का अच्छा खासा नियंत्रण था। जोतदारों की जमीन पर बटाईदार खेती करते थे। बटाईदार अपना हल, बैल इत्यादि लाते थे और वो जमीनों पर खेती करते थे। खेती होने के उपरांत फसल का आधा हिस्सा स्वयं ले जाते थे और आधा हिस्सा जोतदारों के लिए छोड़ जाते थे। गांव में जोतदार जमींदार की तुलना में अधिक शक्तिशाली था, क्योंकि जो जोतदार था वह गांव में ही रहता था, जमींदार कहीं दूर रहता था, शहर इत्यादि या नगर में। इस वजह से जोतदारों का जो दबदबा था ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा था। जमींदारों द्वारा गांव की लगान जब भी बढ़ाने की बात की जाती थी ना, तो उसका पुरजोर विरोध, सबसे पहला विरोध जोतदार ही करते थे। इस वजह से भी जोतदार कहीं ना कहीं गरीब किसानों, श्रमिकों या अन्य रैयतों के ज्यादा करीब थे और ज्यादा हितौषी समझे जाते थे। जमींदारों के राजस्व में जानबूझकर देरी करवाते थे। मैंने अभी भी बताया आपको कि जोतदारों ने ही जमींदारों का भट्टा बिठाया था। उन्हें पता था कि जैसे जैसे हम जमींदारों के राजस्व में डिले करेंगे, देरी करेंगे, तो उसकी संपत्ति नीलाम होगी, उसकी संपत्ति नीलाम होगी तो हम उसे खरीद लेंगे। तो जमींदारों के राजस्व में जानबूझकर देरी करवाते थे जोतदार। नीलामी की संपत्ति, जमीन अक्सर कौन खरीदते थे? जोतदार ही खरीदते थे। कुछ जगह ने हवलदार, गांटीदार और मंडल कहते थे। ठीक है, तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। जमींदारों की ओर से भी इन चीजों का प्रतिरोध हुआ है। कैसे हुआ है? तो जमींदारों ने नीलामी से बचने के लिए, इस समस्या से बचने के लिए कई प्रकार के उपाय अपनाए या हथकंडे या प्रतिरोध करने का तरीका निकाला। तो जमींदारों के हथकंडे क्या थे? तो उन्होंने फर्जी बिक्री शुरू कर दी। इस पे हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। नीलामी के दौरान जमींदार के ही व्यक्ति और इस प्रकार के नौकर कह लीजिए या एजेंट बिक्री में चले जाते थे और नीलामी में बढ़ चढ़कर हिस्सा बोलते थे और उसकी राशि अधिक से अधिक बोलते थे, और एक बार जब बिक्री हो जाती थी फिर वह उसे लेने से मना कर देते थे। ठीक है, इस वजह से वह संपत्ति कई बार बिकती रहती थी।
एक और तरीका जमींदारों ने निकाला था, अपनी संपत्ति को स्त्रियों को ट्रांसफर कर दिया था, हस्तांतरित कर दिया था। जमींदारों को पता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये नियम बना रखा है कि अगर एक बार कोई संपत्ति स्त्री को ट्रांसफर कर दिया जाता है तो उसको कंपनी छीन नहीं सकती है। तो ऐसा नियम था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था कि स्त्रियों की संपत्ति को नहीं लिया जाएगा। तो जमींदार इससे बचने के लिए, संपत्ति की नीलामी से बचने के लिए क्या करा था उन्होंने अपनी संपत्ति को अपनी माताओं, बहनों या अन्य स्त्रियों में ट्रांसफर कर दिया था। एक और तरीका था बार बार की नीलामी। बार बार की नीलामी क्या है? मैंने अभी भी बताया, जब जमींदार करवाते थे तो एक बार होने के पश्चात राशि अदायगी नहीं होती थी, कंपनी को पुनः नीलामी करवानी पड़ती थी, पुनः फर्जी बिक्री होती थी, पुनः पैसे देने से मना। यह प्रक्रिया बार बार दोहराया जाता था। अंत में कंपनी और कलेक्टर प्रशासन परेशान होकर के उसको औने पौने दामों में बेचता था। अगला जो हम देखते हैं जमींदारों का हथकंडा, वो है कब्जा ना देना। ठीक है, भले ही नीलाम हो गया है, पैसा पेमेंट हो गया, लेकिन जमींदार कई बार कब्जा नहीं होने देते थे। जमींदारों के लाठियाल जो लठैत होते थे वो खरीदारों को मार पीट करके भगा देते थे। ठीक है, अगला है रैयत द्वारा खरीदार को जमीन में ना घुसने देना। क्योंकि जो पुराने रैयत होते थे वो अपने जमींदार के प्रति ज्यादा वफादार होते थे, नए खरीदार को वो जमीन में घुसने नहीं देते थे। तो ये सारे हथकंडे जमींदार अपनाते थे या प्रतिरोध करते थे इस प्रकार से अपनी संपत्ति या अपने जमीनों की नीलामी के खिलाफ। 1790 में राजस्व संबंधी नियमों को लचीला कर दिया गया। बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे जमींदार, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1790 में राजस्व संबंधी नियमों को थोड़ा सा ढीला कर दिया। इसके फलस्वरूप जमींदारों की स्थिति सुधार आई, जमींदारों की स्थिति में थोड़ी सी सुधार आई। लेकिन तब तक विश्व युद्ध और 1930 की महामंदी, तो 1930 की महामंदी ने वापस जमींदारों का भट्टा बिठा दिया। ठीक है, अब जब जमींदारों का पुनः भट्टा बैठ गया तो जोतदारों का तो वैसे ही पहले से स्थिति मजबूत था, और इस बार और ज्यादा अधिक स्थिति मजबूत हुई क्योंकि और ज्यादा जमींदारियों को औने पौने दामों में बेचा गया, तो जोतदारों का कहीं ना कहीं और ज्यादा उदय हुआ। ठीक है, तो चलते हैं अगले टॉपिक, उपनिवेशवाद और देहात से। अगला टॉपिक है हमारा पांचवी रिपोर्ट। तो दरअसल मैं इसे पांचवी रिपोर्ट नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा ये कंपनी का लूट खसोट का रिपोर्ट था। कैसे जानेंगे इसमें, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो कंपनी का शासन आप देखते हैं, वैसे तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ है ना, और फिर वो कहीं ना कहीं कठपुतली नवाब बनाना शुरू कर दिया। तो 1760 के दशक में बंगाल पर उनका नियंत्रण स्थापित हो गया और शासन भी शुरू हो गया। तब से इंग्लैंड कंपनी के क्रियाकलापों पर ना बारीकी से नजर रखने लगा, उसके सारी एक्टिविटी को देखने लगा, और उस पर वहां चर्चा भी की जाती थी। उन रिपोर्टों के आधार पर वहां पे चर्चा की जाती थी, बातचीत की जाती थी, उन रिपोर्टों का अध्ययन किया जाता था। सन 1813 ईस्वी में इस विषय पर ब्रिटिश संसद में एक रिपोर्ट पेश की गई, है ना। क्या था वो रिपोर्ट? जो 1002 पन्नों का था, काफी मोटा और काफी बड़ा एलोबरेटेड टॉपिक था, ये रिपोर्ट था, पृष्ठों का था, और इसे ही पांचवी रिपोर्ट कहते हैं। इसके 800 से अधिक पन्ने जमींदारों और रैयतों की अर्जियां संलग्न थी। जमींदारों और रैयतों की एप्लीकेशंस लगे हुए थे, अर्जियां थी, और अलग अलग जिलों के कलेक्टरों की रिपोर्ट तथा बंगाल और मद्रास के लगान राजस्व संबंधी का लेखा जोखा बारीक विवरण दिया हुआ था। ब्रिटेन के कुछ समूह भारत तथा चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के अकेले व्यापार यानी कि एकाधिकार का विरोध करते थे। वो ये कहते थे सिर्फ ये ठेका, ये एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को क्यों मिला है, हमें और दूसरे व्यापारियों को भी ये मिलना चाहिए अधिकार। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार का विरोध करते थे, और वो उस शाही फरमान का भी विरोध करते थे जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को यह एकाधिकार दिया गया था। वो ये चाहते थे कि ये शाही फरमान खत्म कर दिया जाए और सभी को भारत का बाजार, सभी कंपनियों के लिए या सभी व्यापारी या उद्यम वर्ग के लिए ये भारत का बाजार खोल देना चाहिए। कंपनी के कुशासन और अव्यवस्थित प्रशासन की रिपोर्ट प्राप्त होते ही ब्रिटेन में गर्मा गर्म बहस छिड़ गया। ये जो पांचवी रिपोर्ट पेश किया गया उसमें किस तरीके से पता चला कि कहीं ना कहीं कंपनी जो है रिश्वतखोरी में, भ्रष्टाचार में संलग्न है, तो वहां पे एक बहुत बड़ा टॉपिक बन गया। ये कहीं ना कहीं न्यूज़पेपरों में, अखबारों में इस चीजों को उछाला गया। अधिकारियों का भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा खुला और अखबारों में छपते ही इंग्लैंड में इस पे गर्मा गर्म बहस छिड़ गया। कंपनी के ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर
इंग्लैंड की सरकार ने और शिकंजा कसने के लिए ये कहा कि भाई कंपनी जो है नियमित रूप से अपनी कामकाज की रिपोर्ट प्रस्तुत करता रहे, जिससे हमें पता चलता रहे कि कंपनी कितना रिश्वतखोरी कर रहा है, कितना भ्रष्टाचार कर रहा है, सही से काम कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से एक 5वीं रिपोर्ट जो थी एक परवर समिति द्वारा तैयार किया गया था, और जैसा कि मैंने बताया जब ये रिपोर्ट वहां प्रकाशित हुआ, छपा, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश संसद में ही बहुत ज्यादा गंभीर वाद विवाद हुआ, हंगामा हो गया। तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ।